हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 47 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है और क्या विजन और मिशन है काउंसिल का, काउंसिल की कंपोजिशन क्या है और किस तरीके से काउंसिल वर्क करता है और क्या क्या फंक्शंस है काउंसिल के, ये हम देखेंगे। और क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स रिजीम दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन द इंडिया। द स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टैक्स रिक्वायर द कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। In order to facilitate this consultation process, the amendment provide the establishment of a Goods and Service Tax Council or the GST Council. सो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट याद रखनी ज़रूरी है कि 101 अमेंडमेंट के द्वारा जो है जीएसटी काउंसिल को बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया। प्रायर टू दिस एक्ट हम कह सकते हैं इंडिया में कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जो कि लेविड किए जाते थे बोथ सेंटर एज वेल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पर इस पर्टिकुलर एक्ट ने यानी 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ने कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स के स्ट्रक्चर को और काफ़ी सारे जो हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स थे वो सब्ज्यूम कर दिए गए, एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लेके आया गया जो है जीएसटी काउंसिल। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की तो इस एक्ट ने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया एक कॉमन नेशनल मार्केट जिसने मर्ज कर दिया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अगर हम बात करें कौन कौन से टैक्सेस इसके अंदर सब्ज्यूम्ड हुए हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, वैट है, लग्जरी टैक्स है एंड ये सब कहीं ना कहीं एक सिंगल टैक्स रिजीम के अंदर आ गए हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इतने सारे टैक्स का, हम कह सकते हैं इसने एलिमिनेट कर दिया कास्केडिंग इफेक्ट को, यानी जो पहले डबल टैक्सेशन देखने को मिलता था उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया है और इस तरीके से जो हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। और हम कह सकते हैं ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसने कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो दोनों जो है जीएसटी टैक्स को लेवी भी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली पावर जो आपको देखने को मिलेगी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है कि वो लॉज बना सकते हैं रिलेटेड टू द जीएसटी। आर्टिकल नंबर 246 क्लॉज ए की अगर बात करें तो ये स्पेशल प्रोविजंस बताता है रिगार्डिंग द जीएसटी, यानी कहीं ना कहीं बताता है किस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस होती हैं रिलेटेड टू जीएसटी उससे रिलेटेड लॉज बनाने की पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। सेंटर जीएसटी और जो स्टेट जीएसटी एक्ट से आर मेड बाय द सेंटर एज वेल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी सेंटर जीएसटी पे जो भी होंगे सेंटर के द्वारा बनाए जाएंगे, स्टेट जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। और जब बात की है कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करें तो ये कवर करता है इंटर स्टेट ट्रेड को और अगेन इससे रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और जहाँ तक बात करें हम यहाँ पे कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू एड्रेस कुछ भी इश्यूज अगर आते हैं टैक्स रेट से रिलेटेड, कुछ एग्जाम्पशंस क्या क्या चीज़ें इससे एग्जाम्प्ट की जाएंगी, क्या कंप्लायंस होंगी, क्या रेवेन्यू शेयरिंग की जाएंगी, तो इससे रिलेटेड अगर मान लो कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उनको साथ में कॉपरेट तरीके से ठीक है कोऑर्डिनेशन करके उसको इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि सीमलेस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, एक हार्मनी बनी रहे सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर, यानी इस आर्टिकल के तहत कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो बेसिकली एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं 2016 के अंदर एक ऑर्डर इशू किया था एंड उस ऑर्डर को इशू करने के बाद उन्होंने जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो जो ऑर्डर है बेसिकली इशू किया था 15 सितंबर 2016 में एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट द न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है बेसिकली एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी हो जाते हैं इस काउंसिल के, यानी जब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी की तो आपके जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे वो उसके एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी हो जाएंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं विजन और मिशन की। While discharging its function, the council is to be guided by the need for a harmonized structure of GST की ज़रूरत है and the development of a harmonized national market for goods and the services
फर्दर द काउंसिल हैज़ टू डिटरमाइन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें किस तरीके से एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया गया है, यानी जीएसटी काउंसिल है उसका एम क्या है, एक हार्मोनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए जीएसटी का अक्रॉस द कंट्री। और नेशनल मार्केट डेवलपमेंट में आपको देखने को मिला है किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एक हार्मोनाइज नेशनल मार्केट होनी चाहिए हमारी जितने भी गुड्स और सर्विसेज की यहाँ पे। और मेन चीज़ ये है, जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो काउंसिल का काम ये है डिटरमाइन करना कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरीके से फंक्शनिंग की जाएगी, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर किया जाएगा, इस सब को कहीं ना कहीं देखा जाता है काउंसिल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि सेंटर और स्टेट के द्वारा अगर मान लो यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया है कि भाई हम जो है जीएसटी रेट की अगर बात करें कि किस तरीके से जीएसटी रेट लगाए जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन में 18% जीएसटी रेट उन्होंने डिसाइड किया है, तो यहाँ पे दोनों के द्वारा सेंटर और स्टेट के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा ताकि जितने भी मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंप्लाई करें जीएसटी रूल्स के साथ। और जीएसटी काउंसिल जो है कहीं ना कहीं मॉनिटर करेगी कि जो रेवेन्यू कलेक्शंस हो रहा है किस तरीके से होना है और एड्रेस करना है, अगर कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह आएंगे तो उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है एक तरह का ब्रिज की तरह काम कर रही है बिटवीन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और फैसिलिटेट कर रही है दोनों के बीच में डायलॉग्स को, डिसीजन मेकिंग को, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जीएसटी का हमारे इंडिया में, वो चीज़ इंश्योर किया जा रहा है इस काउंसिल के द्वारा। विजन की बात करें तो ये स्टैब्लिश करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाए। जब भी हम बात करते हैं फेडरलिज्म की तो यहाँ पे देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है, तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ये विजन है इस पर्टिकुलर काउंसिल का। इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल which is the first constitutional federal body है vested with powers to take all the major decisions related to the GST। वहीं अगर हम बात करें मिशन की, इट इन्वॉल्व बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन। जीएसटी स्ट्रक्चर विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जिसमें यहाँ पे डिज़ाइन की गई है वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो ताकि हर एक पर्सन जिस तरीके से यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है टैक्स में वो चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ पाए। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल की। तो काउंसिल इज़ अ जॉइंट फोरम है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर और स्टेट का, एंड कंसिस्ट करता है फ्लोइंग मेंबर्स। सबसे पहले हम बात करें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इस पर्टिकुलर काउंसिल के चेयरपर्सन रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यानी हर यहाँ पे देखने को मिलेगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नॉमिनेट करेगी किसको, एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन को, या फिर इसके अलावा कोई अदर मिनिस्टर होगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट हैव टू चूज वन अमंगस्ट देमसेल्फ टू बी अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, यानी जो भी मेंबर है काउंसिल के, ठीक है, उनमें से किसी एक को उन्हें चुनना पड़ेगा जो कि बेसिकली काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन बनेगा। और एक बार उसका कहीं ना कहीं चूज़ कर लिया गया कौन बेसिकली वाइस चेयरपर्सन है, दे कैन ऑल्सो डिसाइड हिज टर्म कि कितने टाइम तक वो बेसिकली सर्व करेगा एज अ वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट में, तो वो भी डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो भी मेंबर है काउंसिल के वो अपने में से किसी एक पर्सन को चूज़ करेंगे वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि देखो चेयरपर्सन तो फिक्स्ड है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, जैसे अभी के टाइम पे निर्मला सीतारमन है, तो वो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। बट वाइस चेयरपर्सन जो उस काउंसिल के मेंबर्स होंगे उनमें से किसी एक को चूज़ कर लिया जाएगा और उसका टर्म भी वो डिसाइड करेंगे। यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एज अ परमानेंट इन्वाइटी होगा ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल, यानी काउंसिल की जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसमें परमानेंट इन्वाइटी होगा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। और क्योंकि वो एक परमानेंट इन्वाइटी है, वो मेंबर नहीं है, तो दैट्स वाई उसको वोटिंग का राइट नहीं है। क्योंकि देखो किसी भी पर्टिकुलर काउंसिल की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं ना उनके पास ही वोटिंग के राइट्स होते हैं। अब वोटिंग के राइट्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे है वो अभी हम देखेंगे, बट आपको भी याद रखना है कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है वो परमानेंट इन्वाइटी है, बट उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। वो सारी के सारी काउंसिल की मीटिंग्स को कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है बट वोट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क किस तरीके से काउंसिल करता है। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर टेकन एट इट्स मीटिंग में लिया जाता है। 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल इज द कोरम ऑफ द कंडक्टिंग अ मीटिंग, यानी ऑब्वियसली जितने भी मान लो मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें 100 मेंबर्स है स्ट्रेंथ की, तो उसका कम से कम हाफ लोग होने चाहिए, यानी एटलीस्ट 50 लोग तो हों
तभी जो है मीटिंग स्टार्ट होगी। बिकॉज अगेन कोरम बेसिकली क्या होता है कि इतने मिनिमम स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली प्रेजेंट होनी चाहिए उस टाइम पे, तभी मीटिंग जो है स्टार्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे कोरम जो है 1/2 का रखा गया टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल। Every decision of the council is to be taken by majority of not less than 3/4 of the weighted vote of the members present and voting at the meeting। यानी उस मीटिंग में जो भी मेंबर प्रेजेंट है और कितने मेंबर्स प्रेजेंट और कितने वोट डाल रहे हैं उसकी अगर बात करें तो दिस इज नॉट लेस देन 3/4, 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। अराउंड हम बात करें तो 75% कहीं ना कहीं अगर उस पर्टिकुलर डिसीजन पे अगर वोटिंग हो रही है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को पास कर दिया जाएगा। यानी मेजॉरिटी की अगर बात करें तो 75% की मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। द डिसीजन इज टेकन इन अकॉर्डेंस विद द फ्लोइंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करें द वोटिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग। तो 1/3 जो है कहीं ना कहीं वेटेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वही अगर हम बात करें द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हम सारे के सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सबके वोट्स की अगर हम बात करें तो कंबाइन शेल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 का वेटेज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली भी वेटेज आपको ध्यान में रखनी है। सेंटर का 1/3 वेटेज है और सारे स्टेट का 2/3 वेटेज है। अब हम बात करते हैं एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स पे आप उनको जो है बेसिकली इनवैलिडेट नहीं कर सकते। पहला, एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, यानी जब काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसमें अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वैकेंसी होगी तो उस चीज़ पे उस पर डिनाई नहीं किया जा सकता। उनकी जो भी डिसीजन है कि भाई उस टाइम पे जो है वैकेंसी थी वहाँ पे या फिर कोई डिफेक्ट था, दैट्स वाई उसकी जो प्रोसीडिंग चली है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो डिसीजन लिया गया है काउंसिल के द्वारा वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस बेसिस पे कि वहाँ पे वैकेंसी थी और कुछ डिफेक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन में, इस बेसिस पे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। डिफेक्ट यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी जिस पर्सन को आपने एज अ मेंबर बनाया काउंसिल का, तो जो आपने अपॉइंटमेंट की थी वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेक्शन थी। दैट्स वाई आपने उस पर्सन को जो अपॉइंट किया वो गलत तरीके से अपॉइंट किया। उनकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्शन है बेसिकली कि आपने उस पर्सन को कैसे काउंसिल का मेंबर बना दिया, उसके अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन निकलता है तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर एक्ट होगा, जो भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग होगी उस काउंसिल की, उसको इनवैलिड नहीं कर सकते कि भाई आपने यहाँ पे वैकेंसी थी फिर भी आपने मीटिंग करवा दी, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को आपने एज अ मेंबर बनाया तो उसमें कुछ डिफेक्शन था उसके अपॉइंटमेंट में, दैट्स वाई आपने अब जो आप प्रोसीडिंग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये जो रीजंस है कहीं ना कहीं इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है सेकंड पॉइंट में कि एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। थर्ड अगर बात करें तो एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। प्रोसीजर इरेगुलरिटी मतलब जो भी प्रोसीजर फॉलो होना था उसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी देखने को मिली है, बट अगर वो पर्टिकुलर डिसीजन जो वहाँ पे लिया अगर मेरिट के बेसिस पे लिया है ना तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, भले ही प्रोसीजर इरेगुलरिटी देखने को मिली थी बट क्योंकि जो डिसीजन लिया है मेरिट के बेस में लिया है, मेजॉरिटी के बेस पे लिया है, तो तब तक हम उसको कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर एक्ट है प्रोसीडिंग को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन लिया गया मेरिट के बेसिस पे लिया। अगर मेरिट के बेसिस पे नहीं होता तब आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते थे, बट क्योंकि ये मेरिट के बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड हुआ है, भले ही वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसीजर इरेगुलरिटी देखने को मिली हो बट मेरिट वहाँ पे प्रेजेंट था, दैट्स वाई हम उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो ये 3 रीजंस जो है आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फंक्शंस है काउंसिल के। द काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस देता है वो सेंट्रल स्टेट को ऑन द फ्लोइंग मैटर्स में। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है टैक्सेस, सेस एंड सरचार्ज लेविड किया जाता है सेंटर के द्वारा एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज दैट कुड गेट मर्ज्ड इन द जीएसटी। सो जैसा कि हम जानते हैं बिफोर जीएसटी वेरियस टैक्सेस जितने भी टैक्स थे, सेस थे, सरचार्ज थे, वो लेवी जो किए जाते थे डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज़ हो। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है कोई ना कहीं कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट थे ये पहले, बट जब से जीएसटी रिजीम आया है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया और सारे के सारे जो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ द टैक्सेस जो है सब्ज्यूम हो गए हैं एक सिंगल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेस और सरचार्ज की बात करें तो सेस और सरचार्ज बेसिकली एडिशनल चार्जेस होते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज में लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जीएसटी कंपनसेशन सेस की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टू कंपनसेट करने के लिए स्टेट्स को फॉर रेवेन्यू लॉस अगर होता है ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। यानी जब से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया उसके इनिशियल ईयर्स अगर मान लो स्टेट को कुछ कम रेवेन्यू अगर मिलता है, ठीक है, यानी कुछ भी अगर उनको लगता है कि भाई जो रेवेन्यू लॉस उनका हुआ है कुछ इनिशियल, क्योंकि पर्टिकुलर न्यू सिस्टम आया, न्यू सिस्टम की वजह से कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू लॉस हुआ हो, तो उसके केस में सेंटर के द्वारा जो है कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट को।
और ये जो सेस लगाया गया था जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसको लेविट किया जाएगा ऑन दी डीमैरिड गुड्स में। डीमैरिड गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, एरेटेड वाटर है, टोबैको प्रोडक्ट्स है उसमें। और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम दी रेगुलर जीएसटी अमाउंट से, एंड इट इज़ यूज टू बी कंपनसेट, स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। लोकल बॉडीज़ की बात करें जैसे कि म्यूनसिपालिटीज़ है, पंचायत है, ये भी लेवी करती है टैक्सेस ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ विद इन देयर जुरिसडिक्शन के अंदर। तो ये जो लोकल टैक्सेस थे जैसे कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये भी कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। तो नाउ जो हम कह सकते हैं जो सेपरेट लोकल टैक्सेस थे, इंस्टेड ऑफ दिस सेपरेट लोकल टैक्स, जो जीएसटी ने कवर कर दिए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को यूनिफॉर्मली अक्रॉस दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल बात करें एंटरटेनमेंट टैक्स की ही, तो इससे पहले देखने को मिलता था कि जो लोकल बॉडीज़ है वो इम्पोज करती थी एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन मूवी टिकट्स में, या फिर अम्यूजमेंट पार्क हो गया, फिर एंटरटेनमेंट इवेंट्स हो गए वहाँ पे। पर जब से जीएसटी आया है जो एंटरटेनमेंट टैक्स इज नो लॉन्गर कलेक्टेड सेपरेटली, अब इसे कलेक्ट नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ दिस जीएसटी कवर करता है सारे के सारे एंटरटेनमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी हो अक्रॉस द स्टेट्स। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हुआ है ये वेरियस टैक्सेस और सरचार्जेस का इनटू द जीएसटी में, उसने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स सिस्टम को, और ये प्रमोट करता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर एक स्टेट में, एंड इंश्योर करेगा हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी कुछ पैसा पहले क्या होता था, स्टेट्स को स्टेट अपने हिसाब से करते थे, कुछ स्टेट कुछ लगा रहा है, कुछ स्टेट कुछ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए देखने को मिलेगा, सब किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सबसे पहले हम बात करें जीएसटी रेट्स जो है बेसिकली वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, टेलीविजन, इन सब की अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, और ये सब के सब जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज को सब्जेक्ट कर दिया गया, जीएसटी के अंदर ला दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, कंज्यूमर गुड्स हो गए, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सब चीज़ें। सर्विसेज आपकी आ जाएंगी, होटल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें। अगर हम बात करें एग्जेम्पशन की, क्या क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपकी अल्कोहल वगैरह हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गए आपका, ठीक है। बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है जैसे मेडिकल कंसल्टेशन है, हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हो गया आपका, स्कूल एंड कॉलेज के एजुकेशन, लाइफ स्टॉक है, पोइट्री है, ठीक है, लाइक एनिमल्स एग्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं जीएसटी से। थर्ड फंक्शन है कि मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, apportionment of the GST levied on the supplies in the course of interstate trade or the commerce and the principles that govern the place of supply। सबसे पहले अगर हम बात करें जीएसटी मॉडल की, तो इसका मतलब है बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क जो होगा जीएसटी का, यहाँ पे बात की जा रही है। इन इंडिया में जीएसटी मॉडल इज़ अ ड्यूअल सिस्टम है, विच मीन्स इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करता है, और इसके अंडर आपको देखने को मिलेगा जीएसटी को लेविड किया जाता है एट बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पर, इंश्योर किया जाता है यूनिफाइड टैक्स सिस्टम को। जीएसटी लॉज की अगर हम बात करें तो इट बेसिकली बात करते हैं किस तरीके से, इट इनकम्पास द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग इन द लेवी, कलेक्शंस किस तरीके से करना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा जीएसटी का। और यहाँ पे 3 आपको एक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। तो ये सब के अंडर आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है लॉस की। अगर हम बात करें ये जो टैक्स है डिफाइन करते हैं क्या स्कोप है, एप्लीकेबिलिटी कितनी होगी, रेट्स कितना है, क्या क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई है, क्या प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जीएसटी के, ये तो इन पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू हमें पता चलता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ लेवी की, तो ये डिटरमाइन करता है हाउ जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में किस तरीके से इम्पोज किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है, यानी जीएसटी को यहाँ पे लेवी किया जाता है एट द प्लेस ऑफ द कंजप्शन, यानी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, वहाँ पे उसको जो देखने को मिलेगा जीएसटी को लगाया जाता है रादर देन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन पे नहीं लगाया जा रहा जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे उस गुड्स को सर्विसेज को कंज्यूम किया जा रहा है, जो बेसिकली डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जीएसटी को लगाया जाता है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन होता है, यानी यहाँ पे जीएसटी चार्ज की जाती है ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जो वैल्यू को ऐड किया जा रहा है हर एक स्टेज में उस पर यहाँ पे देखने को मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखने को मिलता है, यानी जो बिजनेसमैन है कैन क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द इनपुट, यानी जो भी उन्होंने इनपुट लगाया जैसे कि आपके रॉ मटेरियल्स है, सर्विसेज है,
अगेंस्ट देयर आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बिजनेसमैन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपॉर्शनमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस की जैसे कि हमने बात की थी कि इसको कलेक्ट किया जाता है कंपनसेट करने के लिए ऐसे स्टेट्स को जिनका रेवेन्यू लॉस हुआ ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो अपॉर्शनमेंट है ये इंश्योर करेगा फेयर शेयर यहाँ पे हो रेवेन्यू का बोथ दी सेंटर एज वेल स्टेट के बीच में। प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर बात करें तो ये डिटरमाइन करता है कि वेदर अ ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट बेसिकली कि विद इन द सेम स्टेट के अंदर हो। अगर हम इंटर स्टेट की बात करें इट मीन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। तो अगर ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये भले ही इंट्रा स्टेट हो रही हो या फिर इंटर स्टेट हो रही हो, उसकी यहाँ पे बात की जाती है। एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रेट एज वेल एज द टैक्स जुरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ प्लेस ऑफ सप्लाई की, मान लो महाराष्ट्र में एक मैन्युफैक्चर है जो कि अपने गुड्स को सेल कर रहा है एक रिटेलर को जो कि बेसिकली कहाँ पे, गुजरात में है। तो याद रखना महाराष्ट्र में जो है बेसिकली मैन्युफैक्चर है और गुजरात में जो है बेसिकली सेलर है। तो ये गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये जो है बेसिकली इंटर स्टेट है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं इंटर स्टेट की, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपकी गुजरात हो गई ना, गुजरात वो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे गुड्स की जो है सप्लाई की जा रही है। इफ़ दिस सेम मैन्युफैक्चर अगर सेल करता है गुड्स को टू अ रिटेलर विद इन द महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही मैन्युफैक्चर भी प्रेजेंट है और सेलर भी प्रेजेंट है, तो हम इसकी बात करेंगे इंट्रा स्टेट की, यानी विद इन द सेम स्टेट की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो आपकी महाराष्ट्र होगी। और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं जीएसटी मॉडल की, इसके लॉस की, किस तरीके से प्रिंसिपल होगा, लेवी का प्रिंसिपल क्या होगा, अपॉर्शनमेंट क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना एसेंशियल होती हैं फॉर इफेक्टिव जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एंड कंप्लायंस के लिए इन इंडिया में। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, यानी एक थ्रेशोल्ड लिमिट तय कर दी गई है। अगर इतना टर्नओवर होता है उसके नीचे अगर होता है, मतलब मान लो कोई स्पेसिफिक लेवल है यहाँ पे रेवेन्यू का, अगर उससे नीचे होता है तो बिजनेसमैन को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी से। यानी इफ़ अ बिजनेस एनुअल टर्नओवर, जो बिजनेसमैन का एनुअल टर्नओवर जो होता है रिमेन्स बिलो दिस थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड क्या है वो गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। तो उनका टर्नओवर अगर मान लो इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो इट डज़ नॉट नीड टू रजिस्टर्ड फॉर द जीएसटी, के लिए उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनको यहाँ पे अपने कस्टमर से जो है कोई भी जीएसटी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बात करते हैं, मान लो कोई एक छोटी सी रिटेल शॉप है जो बेसिकली कपड़े वपड़े बेचती है। तो मान लेते हैं उस शॉप का जो एनुअल टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है। तो मान लेते हैं 40 लाख जो है आपकी करंट थ्रेशोल्ड है गुड्स एंड सप्लाई का। तो उसका जो उस पर्टिकुलर रिटेल शॉप का जो कपड़े की दुकान है उसका जो पूरे साल का टर्नओवर है वो 40 लाख से अगर कम होता है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटी से। यानी उस पर्टिकुलर शॉप को ज़रूरत नहीं है जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल करना, चार्ज करना जीएसटी ऑन सेल्स पे, या फिर कंप्लाई करना विद अदर जीएसटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होता तब उस शॉप को जो है बेसिक रजिस्टर करना पड़ता जीएसटी के अंदर, और वहाँ पे वो फिर एक बार वो रजिस्टर हो गया जीएसटी के अंदर तो जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है फिर उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे जो छोटे छोटे रिटेलर्स वगैरह होते हैं, फिर छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है रिलीफ मिल जाता है इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से। अगर उनका कम है रेवेन्यू तो वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है जीएसटी से। नेक्स्ट फंक्शन है द रेट्स इंक्लूडिंग दी फ्लोर रेट्स विद ब्रांड्स ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मतलब बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है जो परसेंटेज ऑफ टैक्स होता है जो कि इम्पोज किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। तो ये जो रेट्स वगैरह यहाँ पे बात की जा रही है, इन रेट्स को डिटरमाइन किया जाता है अगेन जीएसटी काउंसिल के द्वारा। वो सब बैठती हैं, रेट्स डिसाइड करती हैं, और ये जो है बेस्ड वेरी करता है ये रेट डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या सर्विस यहाँ पे बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है 0% है, जहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ सर्टेन एसेंशियल आइटम्स आते हैं जैसे मिल्क है, एग है, ठीक है, सब इस कैटेगरी में आते हैं। 5% के रेट का टैक्स की बात करें तो इसमें शुगर, टी वगैरह आते हैं। 12% में आपके सारे के सारे गुड्स आते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, फुटवेयर है, फैब्रिक है। 18% के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेस्टोरेंट सर्विसेज आ गई। 28% पे आपका लग्जरी गुड्स आता है, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज यहाँ पे आती हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोर रेट्स की, तो फ्लोर रेट्स जो होते हैं बेसिकली कह सकते हैं कि जो फ्लोर रेट्स है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बिजनेसमैन के लिए, कस्टमर्स के लिए, ताकि वो कैलकुलेट कर सके टैक्स अकॉर्डिंगली एंड कंप्लाई करे जीएसटी के रेगुलेशंस को फिर उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट फंक्शन है एनी स्पेशल रेट और रेट्स ऑफ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज द एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और अ डिजास्टर। सो यहाँ पे जब बात की जा रही है एक्सेप्शनल सिचुएशन की, जैसे कि आपका नेचुरल कैलामिटीज़ है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई भी डिज़ास्टर आ गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करती है स्पेशल जीएसटी रेट को। और ये जो रेट्स है डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से ताकि आप कुछ एडिशनल रिसोर्सेज को यहाँ पे कर पाओ टू सपोर्ट द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट ड्यूरिंग सच क्राइसिस। यानी उस पर्टिकुलर क्राइसिस में कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये इंश्योर किया जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, इसलिए वो पर्टिकुलर जीएसटी स्पेशल रेट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पे सीवियर फ्लड आए एक पर्टिकुलर स्टेट में, और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, काफ़ी घर टूटे हैं, लाइवलीहुड बेसिकली डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो अर्जेंट नीड्स है उन अफेक्टेड लोगों की, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे टेम्प्रेरी लेवल पे एक हायर जीएसटी रेट को लगाएगी, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पे लगाएगी। बट यहाँ पे देखने को मिलता है सो दैट वहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाए, रेवेन्यू की हेल्प से उन लोगों की यहाँ पे थोड़ी बहुत रिहेबिलिटेशन हो जाए, जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप कर सके। सो इस तरीके से ये जो एडिशनल रेवेन्यू हम कह सकते हैं, ये जो लेती है, मतलब एडिशनल रेवेन्यू जो सरकार के पास आता है, इससे बेसिकली कह सकते हैं जो भी डिज़ास्टर रिलीफ के लिए यूज़ करती है, जो भी फूड वगैरह प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना है, तो इस सब के लिए किया जाता है यूज़। नेक्स्ट फंक्शन है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड दी उत्तराखंड। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जिस एरियाज़ की बात की जा रही है यहाँ पे मोस्टली हिली टेरेन्स हैं, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अगर मान लो कोई स्टेट है लॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर कोई इकोनॉमिक बैकवर्ड्स हैं, ऐसे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे किया जाता है। और एम इसका यही है किस तरीके से सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, सपोर्ट दिया जाए ऐसे स्टेट्स को ड्यूरिंग दी ट्रांजिशन टू जीएसटी। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द जीएसटी एज अ काउंसिल में डिसाइड, मतलब इसके अलावा कोई भी अगर मैटर अगर जीएसटी का आता है तो काउंसिल उस मैटर को डिसाइड करेगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अदर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल देखिए तो इन एडिशन टू द अबव द काउंसिल हैज़ द फ्लोइंग अदर फंक्शंस भी होते हैं। पहला, द काउंसिल शेल रिकमेंड द डेट ऑन विच द जीएसटी में बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो किस पर्टिकुलर डेट पे इन पे जो है जीएसटी लेवी की जाएगी वो अगेन यहाँ पे काउंसिल यहाँ पे रिकमेंड करेगी। सेकंड बोला गया है व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिकमेंडेशंस और देयर इम्प्लीमेंटेशन द काउंसिल विल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एजुडिकेट अपॉन द डिस्प्यूट। यानी कि अगर मान लो जीएसटी काउंसिल कुछ ऐसे रिकमेंडेशन देती है, कुछ ऐसा एक डिसीजन लेती है जहाँ पे अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंट के बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर डिस्प्यूट हो रहा है उसकी वजह से सेंटर और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में मान लो डिस्प्यूट होता है, या फिर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एक तरफ है बाकी के स्टेट्स दूसरी तरफ है उसके बीच में हो रहा है, या फिर दो स्टेट्स के बीच में अगर मान लो इस तरह से डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, उसके लिए कैसा मैकेनिज्म फॉलो किया करना है, तो ये चीज़ अगेन काउंसिल के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिस्प्यूट अगर मान लो दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है रिलेटेड टू दी इंट्रा स्टेट रेवेन्यू से रिलेटेड, मान लेते हैं एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात का अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे जो आपका महाराष्ट्र है वो क्लेम कर रहा है कि गुजरात ने जो है उनको जो भी करेक्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी रेवेन्यू जो था वो दिया नहीं है, जो कि उन्होंने कलेक्ट किया है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन से। यानी इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन हुई थी बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, उनके बीच में जो भी गुजरात ने रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया है तो उसका सही अमाउंट जो है महाराष्ट्र के साथ शेयर नहीं किया है। अगर ऐसा क्लेम महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक जीएसटी काउंसिल का काम ये है कि वो एक आर्बिट्रेशन सेटअप करे, एक आर्बिट्रेशन पैनल को बैठाया जाएगा, जो आर्बिट्रेशन पैनल कह लो या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बैठाई जाएगी। जो पैनल का बेसिकली काम ये होगा एग्जामिन करना, एविडेंसेस को देखना, दोनों पक्षों की बातें यहाँ पे सुनी जाएगी और फेयर तरीके से अगर जो है यहाँ पे डिसीजन को लिया जाएगा, यानी हर एक चीज़ देखी जाएगी किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे गुजरात को कितना रेवेन्यू हुआ है और कितना परसेंट उसने शेयर किया है, तो वो सब चीज़ें
यहाँ पे पैनल जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। अगर पैनल को लगता है कि भाई गुजरात ने सच में कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है रेवेन्यू शेयरिंग में, तो यहाँ पे बेसिकली उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई जो भी आपका रेवेन्यू शेयर है उसको करेक्ट तरीके से मेजर करके आप फिर फर्दर जो है इसको शेयर करो। तो इस तरह से इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का बेसिकली मेन मैकेनिज्म क्या होगा, तो वहाँ पे काउंसिल डिसाइड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द काउंसिल हैज़ टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन एन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इनिशियल 5 सालों तक। अगर मान लो कुछ भी रेवेन्यू लॉस होता है स्टेट्स का, तो वहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा उनको। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट ने डिटरमाइन किया द कंपनसेशन को, एंड अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया एक लॉ को 2017 में, जिसमें नाम था उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू द एक्ट 2017। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियल 5 years तक जो भी कंपनसेशन था गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके थ्रू जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया था जीएसटी का पर्टिकुलर स्टेट को। और अभी आपने देखा था किस तरह से कोरोना के टाइम पे भी कितने सारे स्टेट थे उनका रेवेन्यू लॉस हुआ था, तो वहाँ पे भी जो है कुछ कंपनसेशंस यहाँ पे देने की बात आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चैप्टर है हमारा फिनिश हो गया है। एंड आई रियली होप कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें थी अच्छे से समझ में आ गई हो। इनकेस अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। और बेसिकली अपने जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को समझने की, तो अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो ये उनके लिए भी बेनिफिट होगा और हमारे लिए बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।